सुनो, आज पढ़ाना है संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत माने, साहित्य माने, लेखिका माने। जानते हो तुम लोग? नहीं जानते? ठीक है, हम बतला रहे हैं। संस्कृत माने इसका होता है सम जोड़ कृते। सम माने बराबर, कृत माने किया हुआ, बराबर किया हुआ को संस्कृत कहते हैं। बराबर किया हुआ को संस्कृत कहते हैं। और है उसके बाद साहित्य। साहित्य शब्द का अर्थ होता है सहितस्य भावः। सहितस्य भाव इति साहित्य। जो आपके हित के बारे में कहे वही साहित्य है। अब है लेखिका। लेखिका शब्द का क्या अर्थ होगा? सुनो, लेखक से लेखिका बना है। लेखक शब्द पुल्लिंग है और लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है। लेखिका शब्द स्त्रीलिंग है। लिख धातु में, धातु का लिख, लिख धातु में हम नवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चलो ध्यान से, लिख धातु में हम नवुल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यह न आधा है, ल भी हलंत है, तो होगा लिख जोड़ उ। इसका और इसका लोप हो गया। अण का और ल का लोप हो गया। हलंत होने के कारण उ चेंज करता है अक में, हो जाएगा लिख जोड़ अक। इसमें हम पूर्व वर्ण में दीर्घ गुण वृद्धि करते हैं। पूर्व के वर्ण में हम दीर्घ गुण वृद्धि करते हैं। यहां गुण होगा अ जोड़ ई बराबर है ए हो गया। यही अ ख में मिल गया, हो गया पूरा ख। क है तो क, लेखक शब्द का निर्माण हो गया। नवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है वाला के अर्थ में। यदि क्रिया के बाद, धातु के बाद यदि नौल प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो नौल का प्रयोग होता है वाला के अर्थ में। अर्थात लेखक शब्द का अर्थ होगा लिखने वाला। देख लो, अब लेखक में हम टाप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। लेखक तो पुल्लिंग शब्द बना। अब पुल्लिंग शब्द से हमको स्त्रीलिंग बनाना है, तो लेखक जोड़ टाप ये हो जाएगा लेखक जोड़ आ। टाप चेंज करता है आ में, तो टाप प्रत्यय का, टाप स्त्री प्रत्यय है, इसका नियम नंबर 2 है कि यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में क हो तो
क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में, ध्यान से सुनो, क के पहले वाले व्यंजन वर्ण में हम एक इकार की वृद्धि करते हैं और उसके बाद ताप स्त्री प्रत्यय को जोड़ देते हैं। शब्द का निर्माण हो जाएगा लेखिका। शब्द का निर्माण क्या हो जाएगा? लेखिका। अब पुल्लिंग शब्द से अब स्त्रीलिंग शब्द बन गया। देखो, लेकिन यहां लेखिका है, यही बनल लेखिका, यहां बनल लेखिका, यहां है लेखिका। तो लेखिका के शब्द में, शब्द के अंत में आ है, इसीलिए इसका रूप चलेगा स्त्रीलिंग के अनुसार लता पर। जैसे लता, लते, लता होता है, वैसे ही लेखिका, लेखिके और हो जाएगा लेखिका। देखो, लता तो लेखिका शब्द बन गया। नौल प्रत्यय जोड़ने से लेखक शब्द बना है और उसमें टाप स्त्री प्रत्यय को हम जोड़ दिए हैं तो लेखिका शब्द बना है। और वह लेखिका शब्द का रूप चलाए हैं हम लता शब्द के अनुसार, क्योंकि लता शब्द स्त्रीलिंग है, लेखिका शब्द स्त्रीलिंग बना, लता के अंत में आ है, लेखिका के अंत में आ है, इसलिए लेखिका शब्द का रूप चलेगा लता के अनुसार। तो लता, लते, लता रूप चलता है तो लेखिका, लेखिके, लेखिका, लेखिका शब्द बनेगा। लेखिका, लेखिके, लेखिका बहुवचन में। देखो, मिला लो, देखो बहुवचन में है कि नहीं बहुवचन में। अब इस पाठ का अर्थ होगा संस्कृत साहित्य में। संस्कृत का अर्थ हम बोल दिए हैं, बराबर किया हुआ, और जो आपके हित में कहे वही साहित्य है। तो इसका अर्थ होगा संस्कृत साहित्य में लिखने वाली, बहुवचन मिल जाएगा। देखो, संस्कृत साहित्य में लिखने वाली, इस पाठ का अब अर्थ होगा। देखो, संस्कृत साहित्य में लिखने वाली, अच्छा ध्यान दो इसका, खाली हल्ला करता है। ऐसन के एगो छोटुआ नाम के लड़का था, मेरे जैसे एक गुरुजी थे, तो प्रत्येक दिन छोटुआ को कहा जाता था कि तुम याद करो। तुम्हारे जैसे वह भी लड़का था, विद्यार्थी था, हम कहते थे कि याद करो, तो कहता था कि क्या याद करें? तो हम कहते थे कि अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा याद करो। तो छोटुआ याद करता था, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। हमने
हम पूछते थे उसके कल होकर के, छोटू याद हो गया? तो जी याद हो गया। तो क्या दीर्घ सवर्ण अका, हम तो तुमको बतलाए हैं कि अका सवर्ण दीर्घ याद करो, क्रमशः न याद करो, लाइन से न याद करो। छोटू कुमार प्रत्येक दिन पढ़ता था आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ। हम पूछते थे कि याद हो गया छोटू? तो जी याद हो गया। अबकी बार तो 100% याद हो गया। तो क्या बोलो? सवर्ण दीर्घ अका। हम कहे हैं कि अका सवर्ण दीर्घ न याद करो, पहले कहो अका, तब कहो सवर्ण, तब कहो दीर्घ। छोटू कुमार उस दिन गया, रात भर पढ़ा, याद किया, आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ, आकाश वर्ण दीर्घ। सुबह पहर जब क्लास में आया, हमने पूछा छोटू जी याद हो गया मेरा प्रश्न? जी याद हो गया 110%। क्या याद किया? तो अकह दीर्घ सवर्ण, अकह दीर्घ सवर्ण। हम बार बार कहते हैं कि अकह सवर्ण दीर्घ याद करो, अकह सवर्ण दीर्घ याद करो, तो उल्टे बराबर याद कर लेता है। तुम्हारा ही जैसा छोटुआ था। आप आगे की कहानी सुनिए। अब हमारा रहे एकादशी पावनी। मैंने कहा छोटू कुमार जाओ 10 रुपया का, 10 रुपया का मीठा और 10 रुपया का मरीच खरीद करके ले आओ। छोटुआ रटते रटते चौक पर गया। 10 रुपये का मीठा, 10 रुपये का मरीच, 10 रुपये का मीठा, 10 रुपये का मरीच, 10 रुपये का मीठा, 10 रुपये का मरीच, 10 रुपये का मीठा, 10 रुपये का मरीच। दुकानदार ने पूछा क्या लेना है? बस वो भूल गया बात को। वो क्या किया कि ठा को हटा दिया और मरीच में जोड़ दिया। 10 रुपया के मी और 10 रुपया का ठिमरीच लेना है। दुकानदार तकता ही रह गया, आई कहता ही रह गया कि हमको 10 रुपया का मी दीजिए और 10 रुपया का ठिमरीच दीजिए। आज तुम्हारा ही जैसे तो छोटुआ था। और आगे की कहानी सुनो। अब उस चौक पर ही नहीं, दूसरे दूसरे चौक पर, गांव गांव में लोग से पूछने लगा कि हमको 10 रुपया का मी और 10 रुपया का ठिमरीच लेना है, दुबे सर बोले हैं। तो कुछ समझता नहीं था। अब छोटू कुमार दिन भर परेशान। हम यहाँ परेशान की मिठा वगैरह हल्लाता, मरीच वगैरह हल्लाता, तो फलहार की कुछ व्यवस्था होती। छोटू कुमार आया और मेरे ऊपर तने गुस्सा करने लगा। ऐसा ऐसा न आप सामान को कहते हैं कि देवरिया चौक पर के कौन कहे कि हम पूरा दूसरे दूसरे चौक पर और गांव गांव में घूम कर आए हैं, कहीं आपका सामान नहीं मिला है। नहीं मिला है तो नहीं, तो तुम क्या पूछा है? हम जान रहे थे छोटुआ के बारे में। तुम क्या पूछा है? बस इहो भूला गया। आप जो कहे थे वही पूछे हैं, आप जो कहे थे वही पूछे हैं। तो कहो ना क्या पूछा है, आप ही याद कीजिए ना। आप जो कहे थे वही पूछे हैं, आप ही याद कीजिए। हम समझ गए, हम हार गए। वही कहानी तुम्हारा भी है। मैं जो कहता हूं, पढ़ाता हूं, उसे ध्यान दे करके सुनो और सीखो, याद करो। मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा,
वादा करता हूं। इस पाठ का अर्थ हो गया संस्कृत साहित्य में लिखने वाली। अब बात स्पष्ट हो गया। देखो, लिखने वाली है अर्थात यह पाठ कह रहा है कि इस पाठ में स्त्री शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग शब्द का अर्थात नारी शब्द का ज्यादा प्रयोग हुआ है, यह पाठ कह रहा है। ध्यान से सुनो, हमारी आवाज को सुनो, पाठ तुमको निश्चित याद होगा। मैं बार बार कहता हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग में लिख दूंगा। सुनो, संस्कृत साहित्य में लिखने वाली, अब पाठ में प्रारंभ कर रहा हूं। पुराने जमाने में भी स्त्रियां विदुषी हुआ करती थी। विद्वान शब्द है पुल्लिंग के लिए, विद्वान शब्द है पुल्लिंग के लिए, और विदुषी शब्द है स्त्रीलिंग के लिए। पाठ कह रहा है कि पुराने जमाने में भी स्त्रियां विदुषी हुआ करती थी। इसका प्रमाण मिलता है कि ऋग्वेद के निर्माण में, कौन वेद? ऋग्वेद के निर्माण में 24 ऋषिकाओं ने अपना योगदान किया था। 24 ऋषि पत्नियां ने अपना योगदान दिया, तब ऋग्वेद का निर्माण हुआ। ध्यान से सुनो। और अथर्ववेद के निर्माण में, अथर्ववेद के निर्माण में 5 ऋषि पत्नियां ने अपना योगदान दिया, तब जाकर के अथर्ववेद का निर्माण हुआ। देखो, उन 5 ऋषि पत्नियां का नाम है यमी, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी, वागाम्भृणी। देखो, 5 ऋषि पत्नियां का नाम है। ऋग्वेद के निर्माण में 24 ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था, और अथर्ववेद के निर्माण में 5 ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था, जिसका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी। तब जाकर के मेरा ऋग्वेद बना, तब जाकर के मेरा अथर्ववेद बना। यदि ये ऋषि पत्नियां वेद में सहयोग नहीं करती तो मेरा वेद का निर्माण नहीं होता। सुनो, आगे की कहानी सुनो। याज्ञवल्क की पत्नी कौन? याज्ञवल्क की पत्नी, याज्ञवल्क की पत्नी कौन? मैत्रेयी। याज्ञवल्क की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति को आत्म तत्व का ज्ञान दिया था। ध्यान से सुन लो, आत्म तत्व का ज्ञान दिया था। और राजा जनक की सभा में गार्गी नामक विदुषी रहती थी। कौन रहते थे? गार्गी नामक विदुषी रहती थी। ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने पढ़ाया उसका फिर मैं रिवाइजिंग बोल रहा हूं कि पुराने जमाने में भी स्त्रियां विदुषी हुआ करती थी। इसका प्रमाण मिलता है कि ऋग्वेद के निर्माण में 24 ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था, और अथर्ववेद के निर्माण में 5 ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था,
जिसका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी। इतना ही नहीं, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी ने अपने पति को आत्म तत्व का ज्ञान दिया था और राजा जनक की सभा में गार्गी नामक विदुषी रहती थी। सुनो और आगे की कहानी सुनो। इतना ही नहीं, लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में, लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में 44, लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में 44 ऋषि पत्नियों का नाम आता है, जिसमें विजयंका प्रथम थी। ध्यान से सुनो, लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में 44 विदुषियों का नाम आता है, जिसमें विजयंका प्रथम थी। कौन थी? विजयंका प्रथम थी। दंडी जो है ये बहुत बड़े विद्वान थे। दंडी ने अपने काव्य में लिखा है कि विजयंका सांवली थी, परंतु सरस्वती के समान बुद्धिमती थी। देखो क्या बात आया है। लौकिक संस्कृत साहित्य के युग में 44 विदुषियों का नाम आता है, जिसमें विजयंका प्रथम थी। दंडी ने अपने काव्य में लिखा है कि विजयंका सांवली थी, परंतु सरस्वती के समान बुद्धिमती थी। देखो ध्यान से सुनो अगला पैराग्राफ। अब चालुक्य वंश के राजा कौन? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी, चंद्रादित्य की पत्नी कौन? विजय भट्टारिका। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका भी विजयंका के समान विदुषी थी। सुनो, मैं दिमाग में लिख दूंगा। ये तो इधर की उत्तर भारत की कहानी है। अब आइए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भी अनेक विदुषियों का नाम आता है, जैसे शीला भट्टारिका। कौन? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा इत्यादि। ये सब दक्षिण भारत की विदुषियां हैं। ये सब कहाँ की विदुषियां हैं? दक्षिण भारत की विदुषियां हैं। ये बड़ी बड़ी विदुषियां थी, महान विदुषी थी यह सब। और सुनिए लेखिकाएं हैं कौन कौन से। कंपन राय की पत्नी। कौन? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की है। मधुरा विजयम। कंपन राय की पत्नी मधुरा विजयम ने, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने
मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अच्युत राय की पत्नी, अच्युत राय की पत्नी तिरुम लंबा ने चंपू काव्य की रचना की है। चंपू काव्य की रचना की है। ये सब विदुषियों का नाम सुनिए, कितने विदुषी थी ये सब। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की है तथा अच्युत राय की पत्नी तिरुमलंबा ने चंपू काव्य की रचना की है। ये सब तो पहले की कहानी है। अब आधुनिक काल में आइए। आधुनिक काल में क्षमा राव का नाम आता है। आधुनिक काल में क्षमा राव का नाम आता है। क्षमा राव का जन्म 1853। क्षमा राव का जन्म 1890, 53 नहीं, क्षमा राव का जन्म 1890 और मृत्यु 1953। क्षमा राव का जन्म 1890 और मृत्यु 1953 में हो गया। क्षमा राव ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के अनेक गद्य और पद्य लिखे हैं। जैसे सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषदे, यात्रा, ग्राम ज्योति। कौन? ग्राम ज्योति। क्षमा राव ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के अनेक गद्य और पद्य लिखी हैं। जैसे सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि। इन्होंने क्षमा राव ने शंकर चरितम काव्य की रचना की है। देखिए स्त्रियां कितना विदुषी हुआ करती हैं, इसकी कहानी है। क्षमा राव ने शंकर चरितम काव्य की रचना की है। इतना ही नहीं, आधुनिक काल में लेखिकाएं हैं। आधुनिक काल में लेखिकाएं हैं। वर्तमान समय में अभी वर्तमान समय में लेखिकाएं हैं मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भवालकर तथा पुष्पा दीक्षित इत्यादि। अभी वर्तमान समय में हैं ये लेखिकाएं मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित इत्यादि। देखिए औरतें कितना विदुषी हुआ करती हैं, इसका प्रमाण ऋग्वेद से लेकर के आज तक दिया गया है। औरतें भी विदुषी हुआ करती हैं। यदि ये विदुषियां योगदान नहीं करती तो मेरा ऋग्वेद अथर्ववेद का निर्माण नहीं हो पाता।
सुनो, अब इनके प्रश्नों को लिख लो। सुनो, इसका प्रश्न अब लिख लो। पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद के निर्माण में कितने ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था। दूसरा प्रश्न है अथर्ववेद के निर्माण में कितने ऋषिकाओं ने अपना योगदान दिया था और कौन कौन। तीसरा प्रश्न है मैत्रेयी कौन थी। चौथा प्रश्न है गार्गी कौन थी। पांचवा प्रश्न है विजयंका कौन थी। छठा प्रश्न है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। सातवां प्रश्न है दक्षिण भारत में कौन कौन सी विदुषियां हैं। आठवां प्रश्न है मधुरा विजयम महाकाव्य के लेखिका कौन है। नौवां प्रश्न है चंपू काव्य की रचना किसने की है। 10वां प्रश्न है क्षमाराव का जन्म एवं मृत्यु लिखें। 11वां प्रश्न है शंकर चरितम काव्य के लेखिका कौन है। 12वां प्रश्न है वर्तमान समय में लेखिकाएं कौन कौन सी हैं। 13वां प्रश्न है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का सारांश याद करें। आप सभी छात्र लोग टेलीग्राम में जुट जाइए। इसका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर में।